देखिए, हम लोगों ने सिकंदर के आक्रमण का अध्ययन किए। सिकंदर ने भारत पे किस परिस्थिति में आक्रमण किया, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हमारा जो महत्वपूर्ण है टॉपिक, इसी में हमको देखना है कि सिकंदर के आक्रमण का भारतीय समाज पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारतीय राजनीति पे, भारतीय संस्कृति पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट के भी प्रश्न हैं। आप जैसे मुख्य परीक्षा देंगे, क्वेश्चन दे देगा कि यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। यह देखने में सरल लगता है, लेकिन लिखना टेक्निकल है। जब तक आप समझेंगे नहीं सारी बातों को, तब तक लिख नहीं पाएंगे। फूल फजूल लिख के आएंगे, नंबर नहीं मिलेगा। तो एक एक चीज को हम समझते हैं। देखिए, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, यूनानियों का भारत पे आक्रमण होता है। प्रभाव पड़ा कि प्रभाव नहीं पड़ा, विद्वानों का दो वर्ग है। एक वर्ग कहता है कि भारत अपरिवर्तित रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विसेंट स्मिथ महोदय, दूसरे राधाकुंद मुखर्जी महोदय। यह विद्वानों को वर्ग है, कहता है कि भारत पे यूनानी आक्रमण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है, हेमचंद्र राय चौधरी, आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, चोटी के विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं। इनका कहना है नहीं, यूनानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा है। देखिए, इतिहास के आप विद्यार्थी हैं, हमेशा आपको मध्यम मार्ग निकालना है। जो सत्य की कसौटी होगी, इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच में होगी। तो आप पूर्णतः मानिए कि आप एकदम नहीं यह कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ा, एकदम से यह भी नहीं कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा। आपको बीच का रास्ता निकालना है। गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, उसको आप यूनानी आक्रमण के प्रभाव में अप्लाई कर दीजिए। देखिए, स्मिथ महोदय कहते हैं कि भारत यूनानी आक्रमण से अपरिवर्तित रहा। वह किसी भी प्रकार के प्रभाव को नकार देते हैं, न तो सामाजिक, न तो आर्थिक, न तो राजनीतिक। इन्हीं से मिलते जुलते, इन्हीं से प्रभावित होकर डॉक्टर मुखर्जी भी कहते हैं न तो साहित्य पे प्रभाव पड़ा, न तो जीवन शैली पे प्रभाव पड़ा, न तो शासन पे प्रभाव पड़ा, किसी पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। अब विद्वानों का जो दूसरा वर्ग है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, बहुत बड़े मार्क्सवादी विचारक, राष्ट्रवादी मार्क्सवादी विचारक, डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, चोटी के विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, हेमचंद्र राय चौधरी, ये कहते हैं कि आक्रमण का व्यापक प्रभाव पड़ा। व्यापक प्रभाव में क्या क्या पड़ा? सबसे पहले वो कहते हैं कि इसने राजनीतिक रूप से प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? ये विद्वान कहते हैं कि उस समय जो पश्चिमोत्तर भारत था, 28 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 28 राज्यों का सिकंदर ने एकीकरण कर दिया और उसको केवल 3 भागों में बांट दिया। एक राज्य सिंधु से झेलम के बीच में का जो था, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, आंभी को दे दिया। दूसरा राज्य झेलम से ब्यास नदी, ब्यास माने पंजाब नदी, झेलम से ब्यास नदी के बीच का जो भाग था, उसको पुरू को दे दिया। तीसरा, जो निचली सिंधु घाटी के जो राज्य थे, उसका एक छत्र था पीथोन, उसको दे दिया कि आप लोग यहां की शासन व्यवस्था संभालिए। यह आपको बहुत लग रहा होगा बहुत सामान्य काम है, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का एकीकरण करने के लिए निकला, जब सारे राज्यों का भारत का हिंदुकुश पर्वत तक, जब उसने मगध की सीमा का विस्तार करना शुरू किया, हिंदुकुश पर्वत तक के राज्य जब उसके चरणों में आके गिरे, तो
अगर सिकंदर इन 28 राज्यों को 3 भागों में नहीं बांट देता तो चंद्रगुप्त मौर्य को 28 राज्यों के खिलाफ मुकाबला करना पड़ता। राजनीतिक एकीकरण का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आराम से इन 28 राज्यों को एक झटके में अपने कदमों में गिरा लिया। कहते हैं ना कि मौर्य साम्राज्य की सीमा कहां तक थी? हिंदुकुश पर्वत तक थी। उस हिंदुकुश पर्वत को अंग्रेज भी छू नहीं पाए थे। भारत की वही वैज्ञानिक सीमा है। तो राजनीतिक एकीकरण में काम हुआ। पश्चिमोत्तर भारत जो विकेंद्रीकृत था उसको सिकंदर ने एकीकृत किया, जिसका फायदा किसको मिला? उसके अग्रज। किसको? अग्रज है, उसके अग्रदूत किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखिए सिकंदर ने राजनीतिक रूप से एकीकरण किया। कुछ छोटे छोटे यूनानी उपनिवेशों की स्थापना हुई। सिकंदर ने नया नया नाम दिया। उसमें प्रसिद्ध था, एक शहर उसके घोड़े के नाम पे था। और काबुल एवं सिंध में झेलम नदी के तट पे वो निकैया नामक शहर की स्थापना करता है। कहां पर क्या लोकेशन थी? काबुल एवं सिंध काबुल एवं सिंध में वह सिकंदरिया शहर की स्थापना करता है। इसी के साथ साथ झेलम नदी के तट पे 2 शहरों की स्थापना करता है। एक उसके प्रिय घोड़े के नाम पे था बुकेफाल, एक को वह निकैया कहता है। इसको विजयनगर की श्रेणी देता है क्योंकि इस नगर को जीतने में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना, निकैया नामक शहर की स्थापना और बुकेफाल नामक नगर की स्थापना। इतिहासकार कहते हैं कि यह कुछ नहीं था, एक प्रकार का यूनानी उपनिवेश था। जैसे अंग्रेज यहां पर आते हैं, क्या कहते हैं? बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, उनका उपनिवेश होता है ना। कलकत्ता, कालिकता और दक्षिण भारत में जो थे मसूलीपट्टनम, ऐसे उपनिवेशों का स्थापना उन्होंने किया ना। उसी प्रकार से जो यूनानी थे, जो सिकंदर था, यहां पर 3 यूनानी उपनिवेशों की भारत में स्थापना करता है। इसी के साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? सिकंदर जिस रास्ते से भारत में आता है, जिस रास्ते से आता उस रास्ते से वापस लौटता नहीं है। जिस रास्ते से आएगा दूसरे रास्ते से जाएगा। अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करेगा। एक सेना जल मार्ग से जाएगी, एक सेना स्थल मार्ग से जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि सिकंदर की आक्रमण ने या यूनानी आक्रमण ने भारत पे 4 स्थल एवं जल मार्गों की खोज कर दी। 3 स्थल मार्ग और 1 जल मार्ग। इसका फायदा क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संकेत, व्यापारिक मार्गों की स्थापना। भारतीय माल आराम से यूनान पहुंच गया। महत्वपूर्ण परिवर्तन था, महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन था। सिकंदर के आक्रमण ने व्यापारिक मार्गों की खोज कर दी। 1 जल मार्ग, 3 स्थल मार्ग। अब आपका होमवर्क जाके देखिएगा तीनों मार्ग कौन कौन हैं, उस मार्ग से क्या भारत को फायदा मिला। आगे बता देंगे हम, लेकिन आप लोग भी कुछ करिए। इसी के साथ साथ देखिए कहते हैं कि सिकंदर भारतीय बैलों से बड़ा प्रभावित हुआ था। बैल का उपयोग कहां होता था? खेती में होता था। 2 लाख बैल माल ढोने में होता था। 2 लाख बैल वह भारत से यूनान ले गया। और दूसरी बात,
यूनानी मुद्राओं की नकल पे, अनुकरण पे भारत में उलूख शैली के सिक्के ढाले गए। व्यापारिक मार्गों की खोज, उलूख शैली के सिक्के, भारतीय बैलों का यूनान में महत्व, यह भारत पे आर्थिक प्रभाव को बताता है। पश्चिमोत्तर भारत में का राजनीतिक एकीकरण, यूनानी उपनिवेशों की स्थापना, यह भारत के राजनीतिक प्रभाव को बताता है। इसी के साथ साथ देखिए कुछ यूनानी शब्दों का भारत में प्रचलन हुआ। यवन प्रिया, काली मिर्च का यूनान में बहुत डिमांड थी, उन्होंने उसको इतना प्रिय हो गया, उसका नाम उन्होंने यमन प्रिया रख दिया। भारत में भी यह शब्द खूब लोकप्रिय हुआ। यमनिका, नाटक के पर्दे को, जब नाटक समाप्त होता था, जब पर्दा गिराया जाता था, उस पर्दे को यमनिका कहते थे। यमनिका शब्द भी खूब प्रचलित हुआ। तो कुछ यूनानी शब्द भारत में प्रचलित हुए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिए, भारत में क्रमागत इतिहास लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। परंपरागत इतिहास मतलब 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण, 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण, 326 ईसा पूर्व के बाद का जो इतिहास लिखा गया भारत में, उसमें तिथि देने में कठिनाई नहीं हुई। तो 326 ईसा पूर्व के बाद का भारत का क्रमागत इतिहास लिखने में सहायता मिली। सिकंदर का आक्रमण की तिथि यदि तिथि हमको पता नहीं होता तो हमको भारत का आगे क्रमागत इतिहास लिखने में सहायता नहीं मिलती। अब देखिए कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भारत में एक नई कला की शैली विकसित हुई। भारत में दो कला की शैली विकसित थी। एक को कहते हैं मथुरा कला, जो विशुद्ध रूप से भारतीय थी। दूसरे को कहते हैं गांधार कला। इतिहासकार कहते हैं कि जो गांधार कला था वह भारतीय व यूनानी कला का मिश्रण था। जब कनिष्क काल में आपको कला पढ़ाएंगे तो उसमें गांधार कला का विधिवत अध्ययन करेंगे। यह संस्कृति का प्रभाव हो गया। क्रमागत इतिहास लिखने में सहायता मिली। अगला देखिए, भारतीय मुद्रा जो दीनार है, सोने की मुद्रा थी, कहते हैं कि यह यूनानी मुद्रा द्रव्य पे आधारित थी, द्रव्य से ही दीनार बना है। तो मध्यम मार्ग निकालिए। भारत निश्चित रूप से यूनानी आक्रमण से प्रभावित हुआ, जिस प्रकार से ईरानी से प्रभावित हुआ था, लेकिन यूनानी आक्रमण का ज्यादा प्रभाव पड़ा कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीतिक एकीकरण के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में। गार्गी संहिता में यूनानियों की आलोचना खूब की गई है, लेकिन उनके ज्योतिष संबंधी ज्ञान को सराहा गया है, कहा गया है कि देवता की तरह वह पूज्य हैं। इसी आधार पे इन सारी बातों का निष्कर्ष में जब निकाला जाता है तो रायचौधरी का एक स्टेटमेंट है कि यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापदम नंद मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर उसका अग्रदूत था। मतलब चंद्रगुप्त का अग्रज कौन था पूर्वी भारत में? महापदम नंद। उसका अग्रदूत कौन हुआ पश्चिमोत्तर भारत में? सिकंदर। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको कहीं कोट कर सकते हैं एग्जाम में। तो सब मिला के सिकंदर के आक्रमण या यूनानी आक्रमण ने भारत को काफी प्रभावित किया। भारत यूनान के संपर्क में आया, अनेक स्थल मार्गों व जल मार्गों का स्थापना हुई, जिससे व्यापार वाणिज्य को नई गति मिली। भारत में पश्चिमोत्तर भारत का एकीकरण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जब अभियान कर रहा था तो उसको काफी इससे सहायता मिली। हिंदुकुश पर्वत तक उसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। कला में नई शैली गांधार शैली का प्रचलन हुआ। यूनानी और भारतीय मिलकर गांधार शैली प्रचलित हुए। भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण हुआ।
तमाम उपनिवेश, भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई, उलूक शैली के सिक्के ढाले गए, यमनिका, यमन प्रिया जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। इतने व्यापक प्रभाव भारत में पड़ते हैं। तो आप लोग निष्कर्षतः बताइएगा कि यूनानियों के आक्रमण ने भारत को काफी प्रभावित किया। हमारी जो आज अगली क्लास चलेगी, हम लोग मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ करेंगे। महत्वपूर्ण है, क्लास मिस मत करिएगा। रेगुलर देखिए क्लास, नोट्स बनाइए और तैयारी को अपने धार दीजिए। धन्यवाद।